चलो बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना। और ये क्वेश्चन किस प्रकार का है? ये क्वेश्चन है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम स्कैंडियम यदि हम देखेंगे बेटा तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में यदि देखेंगे तो 3 सीरीज है हमारे पास डी की, है ना। 3 सीरीज मानी जाती है जिसमें D1 से लेकर के, तो ये पहली वाली सीरीज है ना। और ये कहता है स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। ये कहता है कि देखो इसी तत्व अगर यदि हम देखेंगे स्कैंडियम, तो स्कैंडियम शुरू होता है, मैंने क्या बताया था, इसको याद रखने के लिए क्या बताया था, बताओ बेटा क्या बताया था, इस सीरीज को याद रखने के लिए क्या बताया था, शक्ति, वक्र, मन, फीको, नीको और जन, ये बताया था याद रखने के लिए कि शक्ति, वक्र, मन, फीको, नीको, जन। तो इस प्रकार से देखो स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, निकुजन है सर, है ना, Cu है, निकिल, कॉपर और जिंक, ठीक है ना। यहाँ पर निकुजन है वो, यानी कि निकुजन को हम निकिल से हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी सीरीज है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखें, ये है स्कैंडियम 21 और ये 30 नंबर पर हमारे पास क्या है, ये है जिंक। ये क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि देखो पहले ये स्कैंडियम तो क्या है, संक्रमण तत्व है। ये कौन सा तत्व है, संक्रमण तत्व। और ये इसको कह रहा है ये संक्रमण तत्व नहीं है, ऐसा क्यों, किस आधार पर कह सकते हैं? तो सिंपल इसका आधार है बेटा कि जो ये बाकी तत्व है इनमें जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक का तात्पर्य है कि यदि हम इसको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो इसको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, दोबारा फिर बता रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के लिए अफबाउ का प्रिंसिपल चाहिए, हमें अफबाउ का नियम चाहिए। और अफबाउ का नियम क्या कहता है कि निम्न ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, ये अफबाउ का नियम है ना। और उसके लिए हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि आपको करना क्या है एग्जाम में, एक लिखना है एस, देन एस पी, देन एस पी, फिर एस डी पी। देखो शॉर्टकट तरीके हैं, एस डी पी फिर एस डी पी लिख दो, आप सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, फिर एस एफ डी पी एंड लास्ट वन इज एस एफ डी पी। दो दो बार लिखना है, देखो एस एस हमने एक बार लिखा, फिर एस पी, फिर एस डी पी, फिर एस एफ डी पी। और इनके आगे देखो पहले एस को गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7, केवल मैंने एस को गिना बेटा, है ना। पी को गिनेंगे तो 2 से स्टार्ट करना है, पी को किससे करना है स्टार्ट, 2 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 और 7। ये आपको बोर्ड परीक्षा में जाते ही आप कॉपी पे लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, है ना, इससे आपका टाइम बचत होगा, ठीक है। ये रफ काम है, रफ वर्क है। और ये देखो डी को हम कहां से शुरू करेंगे, 3 से, देखो 3D, 4D, 5D और 6D। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से एफ को 4 से, देखो एफ कहां पर है, पहला एफ है, 4F एंड 5F। अब देखो हमें किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जा सकते हैं, है ना। इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, है ना। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखते हैं, किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, क्या हुआ? तो देखो बेटा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ उन्होंने, इन्होंने क्या किया, एक मिनट, हाँ देखो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो हमने नीचे आ गया, वो सबसे नीचे, यदि हम इसको देखेंगे तो सबसे नीचे आ गया, है ना। स्कैंडियम और किसके लिए, एक तो स्कैंडियम हो गया और दूसरा किसके लिए,
हम निकाल सकते हैं जो हमारे पास जिंक के लिए। तो पहले हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं बेटा, किस प्रकार से आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, देखने से हमें मालूम हो जाएगा कि हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम कह सकते हैं, नीचे आ गया थोड़ा सा ना, ये है। अब देख लीजिए हमने ये लिखा हुआ है, इस पर हमने क्या करना है, स्कैंडियम। स्कैंडियम है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2, ये देखो 1s2 है ना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, मैक्सिमम, है ना। उसके बाद कम से, अब उसके बाद 2s आया, फिर 2, फिर p आया, कितना आएंगे 2p6 आ जाएगा। फिर देखो 3s आया, 3s का मतलब कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 3p देखो, 3p कितने हो जाएंगे बेटा, इसमें 3p आ जाएंगे, इसमें 6। तो देखो इस टाइप से बढ़ते चले जाएंगे। हमें चाहिए 21, कितने चाहिए 21। तो देखो ये 10 ये हो गए और 18 हो गए। हमें 4s, देखो 4s पे कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। फिर 3d कितने हो जाएंगे, 3d हो जाते हैं हमारे पास। यदि हम देखेंगे हमें कितना चाहिए 21। तो देखो बेटा इसमें 21 कैसे आएगा, यदि हम 21 को देखते हैं किस प्रकार से होगा, तो 21 क्या होगा, यहाँ पर देखो ये 10 हो गया, 20 हो गया और 1 चाहिए हमें। तो जो डी कक्षक है उसमें 1 आ रहा है। दूसरा जिंक का देखना है, तो जिंक होता है 30। तो यहाँ पर हमारे पास वही आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 आएगा और 3d10 आएगा। देखो बेटा ये क्या कहता है कि जो स्कैंडियम है ये डी ब्लॉक का तत्व है, कह रहा है डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। लेकिन जो जिंक है वो संक्रमण तत्व नहीं है, ये तो संक्रमण तत्व है। ये क्वेश्चन में था कि ये क्या है, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, और ये संक्रमण तत्व नहीं है। कैसे समझा पाओगे, तो हम समझा सकते हैं उनको कि संक्रमण तत्व वो तत्व होते हैं, कौन होते हैं संक्रमण तत्व, जिनमें डी कक्षक ये क्या होगा, अपूर्ण होगा, वही क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा। इनके आयनिक फॉर्म में, और दूसरा किस रूप में, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उस रूप में ये क्या किसी भी रूप में जो है क्या नहीं होंगे, पूर्ण नहीं भरे हुए होंगे। तो उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर संक्रमण तत्व कौन है, ये देखो डी कक्षक कैसे, डी कक्षक, डी में कितने कक्षक होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं, देखो यहाँ पर। और ये आधा पूरा, देखो बेटा ये अपूर्ण है, कैसे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि स्कैंडियम क्या है, अपूर्ण होने के कारण ये क्या है, संक्रमण तत्व है। अब यदि हम देखेंगे ये जो जिंक वाला है, तो जिंक में यदि देखेंगे इसके 5 कक्षक होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का कहां पर हो गया, ये 2 ही हो गए, तो 4 ही हो गए, तो 6 हो गया, 2 8 हो गया और 2 10 हो गया। तो देखो बेटा इसमें पूर्ण भरा हुआ है। इसलिए क्या होता है, डी कक्षक पूर्ण होने के कारण, डी कक्षक पूर्ण होने के कारण इसे हम संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है। आप, ये कह रहा है क्या, सॉरी, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम संक्रमण तत्व है और जिंक नहीं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया, और ये कह सकते हैं देखो स्कैंडियम की मूल अवस्था में जो है क्या है, जो मूल अवस्था होती है बेटा 3D, है ना, कक्षक या 3D कक्षक जो है क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण है होने के कारण संक्रमण तत्व माना जाता है। जबकि जिंक है परमाणु का मूल अवस्था में जो है ऑक्सीकरण, मूल अवस्था तथा ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों अवस्थाएं हैं बेटा। मूल अवस्था भी है, देखो जिंक की 2 अवस्थाएं होती है, एक मूल अवस्था जिंक हो गया, और जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है Zn2 पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों अवस्थाओं में ध्यान में रखना बेटा, मूल अवस्था में और ऑक्सीकरण अवस्था में, मूल अवस्था में और ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों अवस्था में क्या है, ये पूर्ण भारित है, यानी कि पूर्ण पूरित कह सकते हैं इसको, पूर्ण भरा हुआ है, दोनों अवस्था में पूर्ण भरा होगा। इस वाले में भी देखोगे तो पूर्ण भरा हुआ है। Zn2 पॉजिटिव देखेंगे, Zn2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी है।
यानी कि इसको कमी हम इस तरह कह सकते हैं उसको कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जी। ठीक है ना। तो देखो Zn का अभी हम देख रहे थे जिंक का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 और 3d10। ये था बेटा जिंक का। और इस अवस्था में देखेंगे तो डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है। लेकिन ये तो देखो मूल अवस्था क्या है, पूरी भरी हुई है। दूसरा कह रहा है ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी इसकी, Zn2 पॉजिटिव होगी। इसमें भी 2 भरा होगा, बताओ बेटा आप इसमें। सर इसमें एस का ही जाएगा ना नो बाहर। सर। हाँ गुड, क्यों क्यों जाएगा बेटा एस के बाहर का, डी का क्यों नहीं जाएगा? सर क्योंकि वो बाह्यतम कक्ष है ना सर, इसलिए। बिल्कुल परफेक्टली, ये याद रखना बेटा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था कि ये ध्यान रखना। यहाँ पर इस ये मैं मूल अवस्था तो आप लोग समझ में आ जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी के आधार पर हमेशा पूछा भी जाता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Zn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या 2 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये जानने के लिए, इस नियम को जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कक्षा से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं बेटा, याद रखना, बाह्यतम कक्षा से। कहाँ से निकलेंगे, बाह्यतम कक्षा। और बाह्यतम कक्षा कौन सी है, देखो ये 1 नंबर है, ये बाहर वाली कक्षा नहीं, ये 2 नंबर है, देखो ये 2 नंबर कक्षा है ना। ऐसे ऐसे तो होता है, जैसे हम देखेंगे ये पहले नंबर होता है, फिर दूसरा नंबर होता है, फिर तीसरा नंबर होता है, फिर चौथा नंबर होता है। तो पहले 1 नंबर होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, है ना। तो इस टाइप से ये बने हुए। यहाँ भले हमने इसको क्या किया, 4s को पहले लिख लिया, ये ऊर्जा स्तर था, है ना, भले पहले क्या लिख लिया वो, लेकिन है क्या बेटा, ये बाह्यतम कक्षा है। ये ध्यान रखना, ये 4 है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 में से नहीं निकलेंगे, 3d में से निकलेंगे, क्योंकि ये क्या है, अंदर की कक्षा, देखो 3 वाली अंदर वाली कक्षा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे हमेशा, रिपीट करो, बाहरी कक्षा से। बाहरी कक्षा से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलेंगे, और बाहरी कक्षा क्या है इसमें, इस अंकों से हम निकाल सकते हैं बेटा, देखो इन अंकों में सबसे पता लग जाएगा आपको। देखो 4 है तो 4 एक बाह्यतम कक्षा है, ये आता है बेटा 1 नंबर का, इसलिए इसको मिस मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर 4 में से, इसलिए मैं कई बार रिपीट कर दिया, है ना, इसलिए 4 में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d में से नहीं निकलेगा। इसलिए जब ऐसा पूछा जाए Zn2 पॉजिटिव, तो ऐसा आपको मालूम, जनरली क्या करते हैं बच्चे, ये 3 से हो जाता है, इसको क्या कर देते हैं, 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28, और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। आपको क्या करना है, पहले मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर उसमें देखना है कि इसमें बाह्यतम कक्षा कौन सी, इसमें बाहरी कक्षा कौन सी, तो इसमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ये बाहरी कक्षा ही है ना। तो इस बाहरी कक्षा के कारण हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, और 3d10 हो जाएगा। तो ये देखो बेटे, इसमें ये समझना हमें जरूरी है, ये ध्यान रखना, क्या समझना है इसमें, कि जो हमारे पास मूल अवस्था है, ये देखो यहाँ पर, है ना, आप ये कह सकते हैं, देखो ये कहता है स्कैंडियम, देखो मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही इसका डी कक्षक पूर्ण भारित होते हैं, पूर्ण भरे हुए होते हैं। इसे अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, इसलिए नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आया भी था, 2-3 बार पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए, है ना। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। तो हमने समझ लिया कि उसके मूल अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है। पूर्ण भारित का मतलब भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ है ना। इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। कौन, इस जिंक, जिंक की जो फैमिली है, वो सब के सब संक्रमण तत्वों में नहीं रखे जाते। आगे क्वेश्चन आने वाला है ना, देखो उसके बाद कहता है संक्रमण तत्व कणक इंथैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं। यहां पर कहते हैं बेटा इसको एटमाइजेशन एंथैल्पी, है ना। यानी कि जो कणक एंथैल्पी, कणक माने कण से संबंधित है ना। यहाँ कणन कणन लिखा हुआ, कणन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों दर्शाते हैं।
तो जो सबसे ज्यादा यदि देखेंगे एक मॉलिक्यूल में, एक परमाणु में, यहाँ पर परमाणु है, परमाणु इंथैल्पी भी कह सकते हो बेटा, सब इसे क्या कह सकते हैं, परमाणु की इंथैल्पी है। इस परमाणु इंथैल्पी में क्या होती है, इनकी उच्च होती है। कैसे होगी, जा रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा होते संख्या में होने के कारण। हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कणिक इंथैल्पी का मतलब हो गया जो परमाणु इंथैल्पी भी कहते हैं इसको, है ना। तो देखो बेटा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इनके परमाणुओं की संख्या में अयुगलित है, अयुग्मित भी कह सकते हैं, है ना। या अयुगलित का मतलब युगल बनाने वाले, है ना। तो यहाँ पर जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और देखो इसलिए इनमें क्या होगा, प्रबल कौन सा, अंतरा आणविक अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है ना। और इनके बीच अन्योन्य क्रिया होने के कारण क्या होगा, अतः परमाणुओं के मध्य क्या होगा, प्रबल आंदोलन के फलस्वरूप कण की एंथैल्पी उच्च होगी। तो सिंपल एक बात कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनके बीच क्या होता है, परबल, देखो बेटा, परबल अंतरा आणविक अन्योन्य क्रिया होती है, और उसके कारण वो बंध क्या होते जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और उनकी एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से बेटा देखो, ये है हमारे पास संक्रमण तत्व के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें बेटा, इसमें ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन शायद हमारे प्री बोर्ड में आया था इस बार, है ना, कि ऐसे कौन से संक्रमण तत्व हो सकते हैं। देखो इसको हमने क्या जानना है, इसको इस प्रकार से जानना है कि देखो ऐसे संक्रमण तत्वों का नाम बताना है। संक्रमण तत्व हमारे पास बहुत सारे हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सारे संक्रमण तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इनमें कौन, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्वों में कौन संक्रमण नहीं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें कौन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। सर जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, गुड बेटा सौरभ। देखो ये है बेटा, ये एर्थ एर्थ समूह है या नाइन्थ, एर्थ है शायद, मुझे याद है। चलो लास्ट समूह है, 10वां समूह है ना। तो इसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो डी समूह के हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है ना। डी समूह के तो हैं, लेकिन डी ब्लॉक के हैं, लेकिन क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है ना। बाकी जितने भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सभी संक्रमण तत्व होते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन आता भी है, तो ये कहता है, देखो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। परिवर्तनीय का मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीज है, मैग्नीज की कितनी ऑक्सीकरण संख्या है बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या है इसकी 7, 7। ठीक है ना, 7 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। तो परिवर्तित का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने कहा क्रोमियम 1 पॉजिटिव भी दिखा रहा है और क्रोमियम 2 पॉजिटिव भी दिखा रहा है, तो ये परिवर्तित है, 1 भी दिखा रहा है, 2 भी दिखा रहा है ना। मैग्नीज Mn क्या कर रहा है, 1 भी दिखा रहा है, 5 भी दिखा रहा है, 7 भी दिखा रहा है। तो ये परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या है। परिवर्तन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना, कि जो बहुत सारी ऑक्सीकरण संख्याओं को दिखाता है वो कहलाता है परिवर्तनीय ऑक्सीकरण संख्या। तो ये क्या है, कौन सा, ये कहता है कि कौन सा ऐसा तत्व है, संक्रमण तत्व है जो परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दिखाता है। ऑक्सीकरण संख्या तो दिखाता है लेकिन परिवर्तनशील नहीं दिखाता है। परिवर्तनशील मानी जिसने 1 दिखा दी तो 1 ही रहेगा, 2 दिखा दी तो 2 ही रहेगा, ठीक है ना, और तीसरी चौथी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक स्कैंडियम हमारे पास एक तत्व है, यदि हम इसको देखेंगे तो स्कैंडियम क्या है हमारे पास, स्कैंडियम देखो बेटा, स्कैंडियम है जिसकी परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं होती। स्कैंडियम यदि प्रदर्शित करता है तो Sc पॉजिटिव दिखाता है, यानी कि एक पॉजिटिव दिखाता है, बाकी वाली को नहीं दिखाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन, स्कैंडियम एक तत्व है डी ब्लॉक का जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दिखाता, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, अपचायक है, जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है। दोनों में देखो, जबकि दोनों में क्या है, डी
4 विन्यास है। क्यों? देखो कितनी मजेदार बात है, ये समझा रहा है हमें, क्वेश्चन समझा रहा है। देखो बहुत सारी चीजें इसने हमें क्वेश्चन ने समझा दी। ये कह रहा है देखो भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा है कि देखो क्रोमियम हमारे पास है, क्या है, क्रोमियम है। अब क्रोमियम में देखो, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो बेटा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव। मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना पहले, है ना। वो कौन सा वाला, एस, एस पी, एस बी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, और 1 2 3 4 करके वो पूरा लिख लेना है। जैसे आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम हॉल में, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आए ना आए उससे हमें कोई लेन देना नहीं होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम फॉर्मेट लिख लेंगे। उसका कारण क्या है बेटा कि जब आपका क्वेश्चन निकाल रहे होंगे तो आपको खटक से उससे देख करके आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। क्रोमियम होता है बेटा कितना, 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो क्रोमियम देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको पहले, क्योंकि इसमें ये आता है क्वेश्चन, क्रोमियम और क्रोमियम 2 पॉजिटिव का, ठीक है ना। क्रोमियम 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो गलतियां जनरली बच्चे कर लेते हैं, क्या करते हैं, हमें पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, ठीक है ना, 24 में से 2 गए तो 22। अब वो क्या करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d4। अब वो क्या करते हैं, जनरली 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या होगा बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जनरली इससे निकाल देते हैं, वो गलत हो जाता है। कहां से निकलेगा बेटा, कौन बताएगा? सर 4s 1 होगा यहाँ पे, बिल्कुल 4s 1 होगा। 1 क्यों होगा, 2 पॉजिटिव है बेटा। सर ये तो क्रोमियम है सर ना, इसमें एक होता है। हाँ सर क्रोमियम में 4s2 कर दिया सर आपने, 3d5 अच्छा, है सर। 1 मिनट है, 10। हाँ तो क्या उसमें क्या दिक्कत है, इस क्रोमियम वाले में क्या मैंने, तो सर इसमें सर इसमें अपवाद वो नहीं अर्धधारित हो जाएगा ना सर। है। हाँ हाँ हाँ, 4 इसमें अपवाद होता है, राइट। अच्छा मैं दूसरी चीज बता, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों को बात क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होना चाहिए था इसको, है ना। चलो ठीक है बेटा, वो भी बढ़िया है, तुम लोगों ने मुझे दूसरी तरफ ले गया, चलो ठीक है बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा इन बच्चों को अच्छी तरह याद भी है कि ये क्या होता है, अपवाद होता है। तो अपवाद की दशा में ये इस प्रकार से होता है, देखो कैसे, ये लिखा नहीं जाता लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 4s1 होगा, क्यों, यहाँ डी के 5 कक्षक हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है अपने अर्ध पूरित करने के लिए, तो D5 होता है और ये 1 हो जाता है, ठीक है। चलो मैं दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन चलो अब इलेक्ट्रॉन किसमें से निकले, इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा बेटा, पहले 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज जनरली यहां से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, पहले वाला एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से 4s, क्योंकि बाह्यतम कक्षा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, क्योंकि इसमें से 2 निकलने हैं तो दूसरा वाला कहां से निकलेगा, 3d में से। तो हमेशा पहले लिख लो तब उसके बाद लिखना है ना। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d4 होंगे, राइट। अब ये देखो ये कह रहा है, देखो ये क्या है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव पर जो है 3d4 है ना। और यहाँ मैग्नीज में देखते हैं, मैग्नीज में कितना होगा, मैग्नीज पे, मैग्नीज का कितना होता है बेटा, परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीज का, 25। 25 होता है ना। तो चलो 25 वाले का देखते हैं, 25 वाले ले लेते हैं Mn, और इस पे आएगा 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। और 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले मैं मैग्नीज का लिख रहा हूँ बेटा, किसका लिख रहा हूँ, मैग्नीज का लिख रहा हूँ। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, ये मैंने मैग्नीज का लिखा, ये तो मैग्नीज का 25 वाला। लेकिन हमें चाहिए कितना, 3 कम। तो 3 कम कैसे हो जाएंगे, 3 कम कैसे होंगे बेटा, 3 हो जाएंगे, कम हो सकते हैं, कैसे होगा, जब हम, दो। हमें क्या, 2 तो यहां से जाएंगे, कहां से जाएंगे, इस वाले से, एस से 2 चलेंगे, और 1 जाएगा यहां से,
तो यहां कितने बचेंगे अब, यहां तो 0 हो जाएगा और यहां बचेंगे 4, 5 में से, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है। देखो इसमें भी देखेंगे क्रोमियम 2 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3d4 है, और मैग्नीज 3 पॉजिटिव में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कह रहा है, देखो इन दोनों में 4 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन ये पहले वाले के लिए क्या कह रहा है, समझा रहा है। देखो कह रहा है क्रोमियम 2 पॉजिटिव अपचायक है। ये क्या है, ये ऊपर वाला अपचायक है, अपचायक है ना। और ये दूसरा वाला क्या है, ये ऑक्सीकारक। कह रहा है जब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक क्यों है। ये तो ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसमें, जबकि इनमें दोनों में क्या है, डी में 4 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले हमें समझना होगा अपचायक होता है क्या, किसे कहते हैं अपचायक, जो दूसरे का अपचयन कर दे रहा हो, दूसरे का क्या कर रहा हो, अपचयन। अपचायक वो होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं, और स्वयं का क्या होता है उनका, ऑक्सीकरण। स्वयं का ऑक्सीकरण। देखो जो दूसरे का अपचयन कर रहे होंगे वो अपचायक, तो स्वयं का क्या हो रहा होगा, इनका ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, यानी कि ये अपचायक क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, ये अपचायक गुण दिखाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है, देखो मैग्नीज 3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे, दूसरे का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कब होगा, सर ये जब हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जुड़ेंगे। बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन जुड़े, है ना, यानी कि जो स्वयं। तो इस कंडीशन में देखो बेटा, ये कहता है, देखो यहां पर समझ लो इसको, कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव अपचायक है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास में 3d4 से जो D3 में परिवर्तित होता है। देखो जो 3d4 है, यानी कि जो हमारे पास D4 है, वो किस में परिवर्तित होता है, 3 में होता है ना। जो देखेंगे जिसमें अर्धभारित T2g ऑर्बिटल, एक T2g ऑर्बिटल है ना होता है, और जो Mn है दूसरी कक्षा में यदि हम देखेंगे Mn2 पॉजिटिव में परिवर्तित, देखो अर्धभारित D5 से, देखो D5, देखो अर्धभारित D5 विन्यास प्राप्त होता है, और इससे क्या होगा, अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है। तो ये कहां से पता लगेगा बेटा, देखो Eg ऑर्बिटल और Ttg ऑर्बिटल, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं तो डी कक्षक 5 होते हैं। डी कितने कक्षक होते हैं, 5, ठीक है ना। और पांचों में से देखोगे बेटा, तो पांचों में देखोगे तो 5 अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, वाई डी जेड एक्स, 3 तो ये हो गए। चौथा कौन होगा, डी जेड डी स्क्वायर। हाँ चलो ठीक ठीक, सही डी बोल रहे जेड डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो, माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये इन 5 कक्षकों के नाम है डी के। और इन 5 कक्षकों में से 3 कक्षक क्या होते हैं, इजी, और तीन जो आते हैं वो T2g ऑर्बिटल में जाते हैं और 2 इजी ऑर्बिटल में जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं बेटा, विपाटन होता है यहाँ पर, है ना, इजी ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल, ठीक है ना। जो कम ऊर्जा वाले होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, अधिक ऊर्जा वाले ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये जो नीचे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये 2 क्या है, इजी ऑर्बिटल है। तो इनकी बात वो कर रहा है, ठीक है ना। T2g, ये देखो अर्धभारित T2g स्तर होता है, और ये देखो इसमें क्या हुआ, कम हुआ। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यदि देखेंगे बेटा, D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धभारित जो T2g स्तर है होता है। और दूसरी ओर यदि हम देखेंगे यहाँ पर D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये अतिरिक्त स्थायित्व देता है, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑक्सीकारक होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, अपचायक होते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, आप श्रेणी, देखो VO2 प्लस, VO2 प्लस, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और Mn4 माइनस, ठीक है ना, Cr2 नेगेटिव और पॉजिटिव में
ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि को कैसे स्पष्ट करेंगे? इनमें जो ऑक्सीकारक जो वृद्धि है, ठीक है ना, उसको कैसे स्पष्ट करेंगे? तो ये देखो, इसका कारण ये है बेटा, देखो ये कहता है कि इनके अपचयन के बाद प्राप्त निम्न स्पीसीज को क्या कहते हैं, इनके बाद जो निम्न स्पीसीज आएगी कि स्थायित्व में वृद्धि होती है, जो कम स्थायित्व वाली आएंगे उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। इसके आधार पर हम इसको क्या कर पाएंगे, ऑक्सीकरण क्षमता को दिखा पाएंगे। वो जो हमारे पास जो सीरीज होती है उसको देख करके हम ऑक्सीकरण क्षमताओं को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक लाइन का आंसर था इसका। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के जो ई माइनस है के मान निम्न दिए हुए हैं, ये मान दे रखे उन्होंने, ठीक है। और ये कहता है कि इन मानों में अनियमितता के कारण को समझाइए। देखो वेनेडियम है ना, वेनेडियम 1.18 है, क्रोमियम इतना 9 आ गया, फिर देखेंगे तो माइनस भी कितना हो गया, फिर बढ़ गया, है ना। फिर देखेंगे तो ये आ गया, फिर कोबाल्टी आ गया, अलग अलग चीजें। तो इनको समझने के लिए ये कहता है कि इनमें अनियमितता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका कारण क्या है, समझाइए, इसका कारण समझाइए। तो देखो ये कह रहा है बेटा, देखो ई जो ई मानक जो अवस्था में है, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये कहता है कि के मान नियमित नहीं होते हैं, इनके मान क्या नहीं होते, नियमित होते हैं, ठीक है ना। इसे हम आयनन इंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन, जिसको हम कह सकते हैं, देखो इनका जो योग होगा तथा ऊर्ध्वपातन इंथैल्पी द्वारा समझा सकते हैं, ठीक है ना, जो कि मैग्नीज और वैनेडियम के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। सबसे कम किसके लिए होती है, मैग्नीज और वैनेडियम, इसलिए मैग्नीज की सबसे ज्यादा क्या होती है, परिवर्तनशील क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं किसकी होती है डी ब्लॉक में, तो ये मैग्नीज है, याद रखिएगा, है ना। इसकी बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद देखो बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Mn3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन, देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव इसके लिए और साथ साथ में इसके लिए कि मानव से बहुत अधिक धनात्मक क्यों होता है, ठीक, समझाइए। देखो इसमें कहता है कि देखो मैग्नीज जो है तृतीय आयनन ऊर्जा का बहुत अधिक मान, देखो D5 D4 में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। देखो ये क्या करता है, D5 से लेकर के और D4 में परिवर्तित होता है। D5 क्या है बेटा, D5 ज्यादा स्थायित्व वाला यौगिक होता है। D5 क्या होता है, ज्यादा स्थायित्व वाला यौगिक होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, अर्धपूरित जिसको हम बोलते हैं, अर्धपूर्ण होना, अर्धभारित, ठीक है, ये शब्द यूज होते हैं। तो जो यहाँ पर कहता है कि जो मैग्नीज है और इसका जो 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसमें क्या होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या आता है, D5 आता है। देखो कि तृतीय आयनन ऊर्जा बहुत अधिक क्या होती है, बहुत अधिक D5 से लेकर के D4 में, जब D5 से D4 में परिवर्तित हो रहा होगा, जब D5 से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे उस समय इसको बहुत अधिक ऊर्जा देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये कहता है देखो जो मैग्नीज 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव युग्म के ई पॉजिटिव का मान इस क्रोमियम से और आयरन से बहुत अधिक होता है। तो उसका कारण वही था बेटा कि इसमें क्या होगा, तीसरे वाले के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना, पहले वाले के लिए नहीं कह रहा, तीसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि तब वो 5 में से क्या हो रहा होगा, 4 हो रहा होगा। तो डी कक्षक क्या होते हैं, 5 होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल का काम होता है। देखो जब 5 वाले में यदि ये देखेंगे तो आधा पूरा है। मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था, यदि आपके पास 50 रुपए हैं और कोई कहे 1 रुपए दे दे, 50 रुपए का नोट, एक सिंगल नोट है, अलग अलग रुपए नहीं, एक सिंगल नोट है, और आपको कहे 1 रुपए दे, तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि दे ही नहीं पाओगे, कहां से दे पाओगे, क्योंकि आपके पास 50 का नोट है ना। और ये 51 रुपए है, तो आप कहोगे ले भाई एक रुपए ही तो लेना है इसमें, क्योंकि 1 रुपए क्या होगा, अलग से होगा, तो ये आसानी से निकल रहा है। लेकिन इसमें से 50 में से 1 रुपए निकालना आपके पास से बहुत मुश्किल का काम है। ऐसे ही इसके पास है, देखो आधा पूरा हो रखा है, देखो आधा पूरा हो रखा है,
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है, तो इसके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। माना सपोज आपको 50 रुपए के, तो आपको पहले उसको दुकानदार के पास ले जाना पड़ेगा, फिर उस एनर्जी लगेगी, इट मीन्स, है ना। यहाँ पर भी ऐसे बेटे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, भले 1 रुपए ले सकते हो क्योंकि इसके पास 50 रुपए तो है ना, पर नोट है, तो आपको एक दुकानदार, उसने कहा मैं नहीं दूंगा छुट्टे, दूसरे के पास, तो एनर्जी ज्यादा लग रही कि नहीं लग रही। सेम यहाँ पर ये देखो, इसके पास आधा पूरा हो रहा है, आधा पूरा, है ना, तो ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, जब वो 5 में से जब 4 में परिवर्तित हो रहा होगा, तो वहां पर उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी, आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होगी, ठीक है ना। तो इसका कारण यही है कि जब 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में आ रहा होगा, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, या Fe आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, इनके मान से ज्यादा मान इसका भी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही है, D5 से D4 हो रहा है, ठीक है। देखो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यों मैग्नीज में 3 पॉजिटिव अवस्था ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि 3 पॉजिटिव का ज्यादा महत्व, ये निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव वाला, कम इसमें हो ही नहीं होगी, 1 8 2 3 4 जो रचनाएं होंगी वही हो पाएंगी, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हो गया कौन सा वाला, डी ऑर्बिटल के बारे में। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए और इसका परमाणु क्रमांक 25 है, ठीक है ना। देखो जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 वाले द्विसंयोजी आयन को अगुलित इलेक्ट्रॉन, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, ये संख्या 5 होती है, अतः इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो इतना होगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल चीजें हैं, ये थोड़ा याद रखने के लिए भी है आपके पास, है ना। देखो यहाँ यहाँ किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो म्यू इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ √5, है ना, 5 + 2, है ना, और ये वैल्यू आ जाती है कितनी, 5.95। यदि माना इसमें 5 की जगह कोई और संख्या होती माना, तो वहां पर हम चेंज, ये संख्या चेंज कर सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के आधार पर हम इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, ये देखो इसमें क्या चीजें हैं, आपको कुछ लग रहा है आपको। ऑक्सीकरण अवस्था, ये बेटा देखो, ऑक्सीकरण अवस्था के असमानुपातन का अर्थ क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो ये असमानुपातन का अर्थ क्या है, क्योंकि ये नया शब्द लग रहा है मुझे भी, ऐसा लग रहा है जैसे नया शब्द हो गए, है ना। असमानुपातन क्या होता होगा, असमानुपातन किसी को मालूम है बेटा, असमानुपातन। सर जिनमें रेशियो चेंज हो जाता है। हाँ ऐसा कुछ लग रहा है ना। चलो इनके हिसाब से जो रेशियो चेंज लग रहा है, कि रेशियो चेंज हो जाता है, क्या ऐसा होगा, देखो आप देखते हैं इसी में, देखो ये कहता है कि जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, कोई मान लीजिए जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी होती है, तो उसका असमानुपातन होता है। देखो बेटे इसको, इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है हमने। देखो ठीक है, कुछ कंडीशंस लगभग लगभग देखो, जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना, विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा ये, उससे कम तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी होती है। ये जो विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था थी, है ना, माना किसी की विशिष्ट ऑक्सीकरण, माना हम कहते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये सॉरी इसको नहीं लेते, उदाहरण ये लेते हैं। देखो मैग्नीज है, उदाहरण हम क्या लेते हैं, मैग्नीज का लेते हैं, मैग्नीज हमारे पास बेस्ट है, ठीक है ना। तो मैग्नीज का उदाहरण लेते हैं, किस प्रकार से विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए हमारे पास मैग्नीज है, ये यहाँ भी दिया हुआ है ना। तो यदि हम देखें तो मैग्नीज है हमारे पास, और मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण मूल यदि हम देखेंगे, विशिष्ट जो ऑक्सीकरण अवस्था है, देखो जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था, मैग्नीज की जो विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है वो फिर 6th है, ये है बेटा,
है ना। मैग्नीज देखो, मैग्नीज ऑक्सीकरण अवस्था है ये 6th, ठीक है ना। मैग्नीज 6th, ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज 7th और मैग्नीज 4th की तुलना में अम्लीय माध्यम में कम स्थायी है। देखो ये मूल, ये क्या है, विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी 6th, और इससे अधिक वाली कौन सी है, 7th वाली होगी, और कम वाली कौन सी है, 4th वाली। इन दोनों की जो तुलना में यदि हम देखें, इन दोनों की तुलना में ये क्या है, में अम्लीय माध्यम में कम स्थायी है। ये कम, इससे भी और इससे कम स्थायी है ये मूल वाला, ये कम स्थायी है अम्लीय माध्यम में, जो मूल वाला है वो कम है, ठीक है ना। और ये कारण क्या है, असमानुपातन। देखो असमानुपातन इसको कहेंगे कि जो, मान लीजिए कोई एक तत्व हमारे पास है, उसी उसकी विशिष्ट ऑक्सीकरण संख्या कुछ भी है, और मान लीजिए उसकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, उनसे कम स्थायी होना, उसका क्या कहलाता है, असमानुपातन कहलाता है। उच्च से और निम्न से कम स्थायी होना क्या कहलाता है, असमानुपातन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमें समझना होगा असमानुपातन क्या हुआ। ये देखो इसकी इसकी दशा में देखो, यहाँ पर कहता है कि जब एक विशिष्ट ऑक्सीकरण अवस्था उससे कम और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी हो, तो उसका असमानुपातन होता है, ठीक है ना। और उदाहरण के लिए कह रहा है कि मैग्नीज 6th जो है ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज 7th और मैग्नीज 4th की तुलना में अम्लीय माध्यम में कम स्थायी होते हैं। अम्लीय माध्यम में क्या होगा, कम स्थायी होगा, ठीक है। तो उससे कहेंगे उसका मैग्नीज का असमानुपातन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी पूछ लेता है। मैंने 1-2 बार पूछा हुआ देखा है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इस टाइप से हम असमानुपातन को समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारे पास असमानुपातन। चलो